5 दिन का समय डोनाल्ड ट्रंप ने जो दिया है, क्या इस पर शांति वार्ता की गाड़ी आगे बढ़ेगी या ये युद्ध और ज्यादा विनाशक होगा? यानी 28 मार्च शनिवार के दिन तक ये पता लग पाएगा कि ये बातचीत या डायलॉग और डिप्लोमेसी की जीत होती है या फिर ये युद्ध आगे बढ़ता है। लेकिन एक सवाल जो सबके ज़हन में है, अमेरिका मानने को तैयार है, इजराइल को या बेंजामिन नेतन्याहू को कौन समझाएगा? इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है, विटकॉफ को अब्बास अराक्ची ने भेजा था संदेश। शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के लिए मिली है मंजूरी। मुस्तफा खामनेई ने वार्ता को दी है हरी झंडी। पर्दे के पीछे बड़ी डील चल रही है। इजरायली मीडिया में यह कहा गया है, यानी कल तक जो कहा जा रहा था कि साहब किसकी बातचीत किससे हुई, ईरान ने भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन इन सब के बीच इजरायली मीडिया से कहा गया की ओर से कहा गया कि अब्बास अराक्ची ने विटकॉफ को संदेश भेजा था। इधर ईरान में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव की नियुक्ति मोहम्मद बागर जोलाघात सुप्रीम सुरक्षा परिषद के सचिव बनाए गए हैं। अली लारिजानी की जगह मोहम्मद बागर की नियुक्ति की गई है। इजरायली हमले में मारे गए थे अली लारिजानी। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम, ट्रंप का बदला मूड और चेतावनी की बढ़ाई मोहलत। ट्रंप ने दावा किया है कि बातचीत टेबल पर है, बातचीत हो रही है, सकारात्मक हो रही है। ईरान ने कहा कोई बातचीत नहीं हो रही है। युद्ध तब तक चलेगा जब तक मुआवजा नहीं मिलता, युद्ध तब तक चलेगा जब तक प्रतिबंध नहीं हटते। फिर कौन बातचीत कर रहा है, किससे हो रही है? क्या ट्रंप खुद कंफ्यूज है? सच क्या है, झूठ क्या है? एक और महत्वपूर्ण सवाल, आखिर ये कौन सी बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्रपति की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा युद्ध का सारण अगले 5 दिनों के लिए बंद। ईरान ने कहा खत्म नहीं हुई है जंग। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर अमेरिका। ईरान ने कहा ट्रंप पर धमकी का असर दिखा। ट्रंप के एक बयान से आसमान पर पहुंचा बाजार, एक बयान से औंधे मुंह गिरे तेल के दाम। सच क्या है, झूठ क्या है, खेल चल रहा या साजिश की थ्योरी पक रही? किसने किसको किया फोन, किसका हुआ डाउन टोन? तारीख 21 मार्च 2026। जब पूरी रात ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर रहे थे, तब सुबह सुबह अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए सनसनी फैला दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान के पास होर्मुज को बिना किसी धमकी के खोलने के लिए महज 48 घंटे का वक्त है, नहीं तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें निस्तनाबूद कर देगा। 48 घंटे की ये डेडलाइन सोमवार शाम को खत्म होनी थी। पूरी दुनिया की नजरें घड़ी पर टिकी थी। सबको डर था कि शायद ट्रंप ऐसा ही करेंगे। जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला बोलेगा। यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसे आग की तरफ बढ़ रहा है जहां की मंजिल सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। लेकिन अचानक ट्रंप का गियर बदल गया। जो ट्रंप कल तक मारे बिना नहीं मानेंगे कि प्रचंड मुद्रा में थे, वो अचानक बातचीत के सुर आलापने लगे। ट्रंप ने फिर अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में टकराव के पूरी तरह समाधान को लेकर बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। बातचीत के रुख और माहौल को देखते हुए जो पूरे हफ्ते तक जारी रहेगी। मैंने ईरान के पावर प्लांट्स और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिन के लिए टालने का निर्देश दिया है।
ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर के शेयर मार्केट को फिर से बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। कच्चे तेल के दाम गिरकर तुरंत $100 प्रति बैरल से नीचे चले गए, लेकिन ईरान ने बाजी ही पलट दी। एक तरफ ट्रंप इसे अपनी कूटनीति की जीत बता रहे थे, वहीं ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इसे ट्रंप की कायरता करार दिया। ईरान ने दावा किया कि उनकी सख्त चेतावनी और इजराइल पर किए गए हालिया मिसाइल हमलों ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक और सनसनी फैलाई। अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, ईरान ने किसी भी टेबल पर बैठने से इनकार किया। तो फिर सच क्या है? ट्रंप किससे बात कर रहे हैं? क्या वो बिचौलियों के संदेश को शानदार बातचीत समझ रहे हैं, या फिर ईरान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बातचीत से इनकार कर रहा है? इसी बीच ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा, बातचीत की पहल ईरान की तरफ से की गई है। मैंने उन्हें फोन नहीं किया, उन्होंने मुझे फोन किया। वे एक डील करना चाहते थे और हम भी डील करने को तैयार हैं। ट्रंप के जवाबों को देखकर यही लगता है कि उनका इरादा बातचीत से ज्यादा ईरान में रिजीम चेंज करने पर है। वे चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल खत्म हो जाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में लिया जाए, जिस पर ईरान के नए शासक के साथ साथ अमेरिका का भी कंट्रोल हो। और ईरान यही नहीं चाहता। ईरान भी युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन शर्तों के साथ। ईरान की पहली शर्त है, युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते। ईरान की दूसरी शर्त है, युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका उसके नुकसान की भरपाई न कर दे। अगर अमेरिका को ये दोनों बातें मंजूर होंगी, तब ईरान इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएगा और ट्रंप की बात मान लेगा। लेकिन इसकी गुंजाइश कितनी है? अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप के एक तरफा युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही देर बाद इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से प्रहार करने शुरू कर दिए। इजराइल ने ईरान के तेहरान, इस्फहान और खुर्रम शहर पर कई हमले किए। ईरान ने इजराइल के 182 ठिकानों पर हमले का दावा किया। और तो और ट्रंप के 5 दिनों वाले युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही देर बाद इजरायली पीएम ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई है और ट्रंप का मानना है कि अमेरिका की सेना के साथ मिलकर जो बड़ी कामयाबी मिली है, उसके दम पर अब जंग के मकसद को एक समझौते के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमले रुके नहीं हैं। इधर ट्रंप पिछले 2 दिनों से अच्छी बातचीत कर रहे हैं और उधर इजराइल बमों की बारिश कर रहा है। सवाल राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर भी है। इस युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे कई बयान दिए जिससे लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ। कभी वे कहते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, तो कभी कहते हैं युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अपने वे लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। वैसे ट्रंप का मूड स्विंग से पूरी दुनिया कंफ्यूज है। बाजार पागल हो चुका था। जब ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था तो कच्चे तेल की कीमतें $115 प्रति बैरल को छू गईं। जैसे ही उन्होंने 5 दिन की मोहलत और बातचीत का जिक्र किया, तेल की कीमतें $97 तक गिर गईं। निवेशकों को समझ नहीं आ रहा कि वे सोना खरीदें या बेचें, क्योंकि ट्रंप की रणनीति हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहने की रही है। वे ईरान को नर्वस करना चाहते हैं, या हो सकता है ये ईरान पर दबाव बनाने का तरीका हो, लेकिन ईरान जैसे देश के साथ उनका हर तरीका उल्टा पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे आखिर दुनिया को भरोसा क्यों नहीं है? इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास अतिथियों का पैनल जुड़ रहा है। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल शशांक शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर एसपी सिंह साहब जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी अतिथियों का मैं बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं न्यूज़ नेशन के मंच पर। और शुरुआत में करना चाहूंगा आपसे एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, ये जो कल तक बात चल रही थी कि साहब किसकी किससे बातचीत हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा, ईरान ने कुछ कहा, मार्केट ने अपने अलग तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से ये अभी खबर आई है कि साहब जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने विटकॉफ को संदेश भेजा कि साहब हम बातचीत करना चाहते हैं। इस बात में आपको कितना दम लगता है सर? देखिए, बातचीत तो हो रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि देखिए इस समय सबसे पहले तो ट्रंप के ऊपर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर है। पूरे नेटो कंट्रीज ने उनका एक तरह से साथ छोड़ने का मन बना लिया। उनके एक बार बार कहने के बाद भी किसी भी नेटो कंट्री ने अपने जो शिप्स हैं और जो फ्रिगेट्स हैं
वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में भेजने से मना कर दिया। इसी तरह बाकी देश भी हैं जो उनके धीरे धीरे अगेंस्ट हो रहे हैं और पूरा इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर है कि ये युद्ध रोका जाए, कि उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी त्रस्त हो रही है, तो उनके ऊपर प्रेशर है। तो उनको ना चाहते हुए भी ये युद्ध को इसको उनका अपना कदम पीछे खींचना पड़ेगा। अब एक फेस सेविंग आ गई कि इस फेस सेविंग में अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और सोचता है कि उसकी बात सब मानेंगे, वो ऐसी स्थिति में है कि अगर मतलब उसको वापस स्टेप ले तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अफगानिस्तान में ऑलरेडी वो मुंह की खा चुके हैं, उससे पहले लॉन्ग टाइम बैक वियतनाम में। तो ये जो हिस्ट्री है, ये अब बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि वहां से निकला कैसे जाए। तो ट्रंप इसने एक रास्ता खोज रहे हैं और उन्होंने इसलिए 5 दिन की मोहलत देके अपना एक रास्ता निकाला है कि चलो दुनिया को मैं इंडिकेशन दूं कि हाँ मैं बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए साथ क्या है, इजराइल को उन्होंने रोका नहीं कि आप अटैक करते रहो। तो ये डबल गेम जो खेल रहे हैं, ये बड़ी डेंजरस गेम है। बिल्कुल, और जब बिल्कुल सही कहा आपने एयर कमोडोर की, जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आप कह सकते थे 5 दिन के लिए युद्ध विराम होगा, हमारी बातचीत से जो कुछ भी निकल कर आएगा, अगर बातचीत सही दिशा में गई तो हम इसे रोक देंगे, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे। यानी साइमल्टेनियसली आपका युद्ध भी चल रहा है, आपकी बातचीत भी चल रही है, तो लोगों के मन में कैसे भरोसा आएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रोफेसर एपी सिंह, एक और सवाल जो आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह बता रहे हैं कि साहब ये जो डील है ये ईरान की तरफ से आई है, ईरान ने हमसे निवेदन किया है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। प्रोफेसर एपी सिंह, मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप मेरे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। नहीं, अभी ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि साहब ये ईरान की ओर से डील आई है, लेकिन जो हमारे एयर कमोडोर साहब ने कहा, आपको लग रहा है ये एक एग्जिट पॉलिसी का रास्ता देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, किसी तरह इस युद्ध से बाहर निकला जाए? प्रोफेसर एपी सिंह, मुझे लगता है आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंच रहा, हम दोबारा आपके पास आने का प्रयास करेंगे। कर्नल शशांक शेखर, मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दें। जी, ऐसा है कि हमने पिछले 1-1.5 साल में ये देखा है कि ट्रंप का किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं। अगर हम कहें पिछले साल 12 दिन की जो लड़ाई चली, उसके बाद इन्होंने बोला कि हमने हर तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स जो ईरान के पास थे उनको उनकी बढ़ाने की ताकत को हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने इनके इंटेलिजेंस जो डायरेक्टर हैं मिस तुलसी गबार्ड, अगर उनका कांग्रेस का आपने उन्होंने जो अपना इंटेलिजेंस ब्रीफ दिया, अगर आपने वो देखा और जो सवाल पूछे हैं उन्होंने उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले साल बोलती हैं कि हमने ईरान के सब तरीके के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है और अब ईरान के पास कोई इस तरीके का रास्ता नहीं है कि वो इसको आगे बढ़ा सके। अगर ऐसा सच है तो इस बार ये लड़ाई का कारण क्या था? ट्रंप का सब एक्शंस और सब तरीके के डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा इरेटिक हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हैं। पुरानी हिस्ट्री से भी अगर हम मिला के देखें तो इनका, जैसे विंग कमांडर एसपी सिंह ने बोला कि वियतनाम ईरान का 1/5 है साइज में, इराक 1/3 है, अफगानिस्तान 1/3 साइज है ईरान से। अगर वहाँ पर ये 10 साल वियतनाम में, 2 साल 3 साल इराक में और उसके बाद अफगानिस्तान में 10 साल, इतने लगाने के बाद अगर मुंह की खा के आए हैं, तो अगर ये सोच रहे थे कि हम 10 दिन 15 दिन में ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, घुटनों पे कर देंगे, लेकिन ईरान ने बहुत ही स्मार्टली इस गेम को, स्ट्रैटेजिक वॉर को इन्होंने बढ़ाया है। बिल्कुल। अब ट्रंप के पास इसकी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके ये दिखाने की कोशिश करी कि हम विध्वंस कर देंगे और इनको घुटने पे ले आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ईरान पिछले कई सालों से इजराइल और यूएसए को रीड कर रहा था। याद रखें कि पर्शियन सिविलाइजेशन इस दुनिया की सबसे पुरानी जीती जागती सिविलाइजेशन आज की डेट में है। जो ईरान जिसको हम आज कहते हैं वो पर्शियन एम्पायर का हिस्सा है। तो इसलिए ये समझने की गलती करना कि ये एक कोई
छोटा सा देश है जिसको बिल्कुल, और अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से मिसकैलकुलेट किया गया है इस पूरे युद्ध को। प्रोफेसर एपी सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास। शशांक शेखर साहब, मैं वापस लौटता हूं। प्रोफेसर एपी सिंह, ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पत्रकारों के जवाब दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ईरान को भी वेनेजुएला मॉडल पे चलाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ईरान में ये मुमकिन है? देखिए, ईरान वेनेजुएला मॉडल पे तो चलेगा नहीं, क्योंकि वेनेजुएला को उन्होंने एक दिन में अपने कब्जे में कर लिया, तो ईरान में तो लगभग 3 हफ्ते से वो फंसे हुए हैं। ट्रंप सरकार की प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये लड़ाई रुकी मानी भी जाए, तो या तो कोई सीज फायर हुआ हो या तो कोई एग्रीमेंट हुआ हो, दोनों ही चीजों के बारे में कोई स्पष्टता है नहीं। तो मुझे लगता है जिस एजेंडे के साथ, जिस कूटनीति के साथ अमेरिकी विदेश नीति और ट्रंप सरकार इस पूरे विवाद में घुसी थी, उसमें उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। सबसे पहला कारण क्या है कि अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखें, जैसा कि भी लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सेना या अमेरिकी विदेश नीति हमेशा से विजेता रही है। कोरियन वार की बात हुई, वियतनाम क्राइसिस की बात हुई, अफगानिस्तान में काफी नुकसान हुआ, इराक वार की बात हुई। तो देयर हैज बीन, एक इतिहास है जहां पर अमेरिकी विदेश नीति जो है युद्ध में पराजित हुई, नुकसान हुआ। दूसरी बात क्या है कि ईरान के संदर्भ में इन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन कर लिया। इनको ये भरोसा नहीं था कि ईरान की जो मिसाइल शक्ति है, ईरान की जो ड्रोन शक्ति है, वो इतनी ज्यादा मारक होगी कि वेस्ट एशिया में अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं उन पर उसका हमला होगा। तीसरा, जो इंटेलिजेंस सपोर्ट रशिया ने जो ईरान को दिया है, उसकी वजह से ईरान इस युद्ध में न सिर्फ अमेरिका के सामने खड़े होने की स्थिति में आगे रहा है, बल्कि उसने एक मजबूत चुनौती दी है। तो मुझे लगता है अभी इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा भी लगी हुई है, अमेरिका की जो सैन्य नीति उस पर भी चुनौती, प्रश्न उठ रहे हैं। तो इस सब के बीच कहीं ना कहीं एग्जिट पॉलिसी या एग्जिट का रास्ता वो लेना चाह रहे हैं, और इस एग्जिट के रास्ते में ये दिखाना चाह रहे हैं कि ईरान ने उनसे युद्ध रोकने का अनुरोध किया है। बल्कि स्थिति तो ये है कि पूरी दुनिया उनसे अनुरोध कर रही है। वो एक तो वैश्विक दबाव में है ही, साथ ही साथ उनकी जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो फेल हो रही है, बिल्कुल कैसे वो आगे जस्टिफाई कर सकता है। उनके घर से दबाव है, वैश्विक दबाव है, चौतरफा दबाव है। अब करे कोई भरे कोई वाली स्थिति है इस पूरी दुनिया के सामने। युद्ध आपने किया है, आपने हमारे भारत के लोगों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया में हाहाकार है साहब। मार्केट को आप देख लीजिए, आप गैस ऑयल सप्लाई इसका हाल देख लीजिए, फर्टिलाइज सप्लाई का हाल देख लीजिए। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, एक और बात सामने आती है। अब बातचीत किससे, पहली बात, और साहब बातचीत के लक्ष्य क्या हैं? अब जिस तरह से ईरान ने कहा कि ठीक है साहब बातचीत करेंगे, आप पहले मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, आप निकलिए मिडिल ईस्ट से। दूसरा, हम पे जो आपने नुकसान किया है उसकी आप भरपाई करिए। तो साहब इतनी कड़ी शर्तें, ये तो एक तरह से ईरान को घुटने में लाने की सोच छोड़िए, अमेरिका को घुटने में लाने की शर्तें हैं ये तो क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय सिचुएशन देखिए क्या है। जो अमेरिका कर रहा था यूक्रेन के सपोर्ट करने के, रशिया के अगेंस्ट, ताकि रशिया को डिग्रेड कर सके, अब वही उल्टी बाजी उनके ऊपर आ गई। अब ईरान को सपोर्ट कर रहा है रशिया, क्योंकि रशिया को ईरान ने ड्रोन दिए थे यूक्रेन वॉर के टाइम, तो उनका एक अच्छा संबंध है। और रशिया भी ये चाहेगा कि जो अमेरिका ने मेरा नुकसान किया, नाटो कंट्री के साथ मिलकर उनका भी नुकसान हो और उनकी भी इज्जत जाए। तो ये बिगर गेम है, पॉलिसी है जो चल रही है, इसमें टसल है। और उस समय जो अमेरिका की स्थिति है वो इस समय ऐसी है कि वो अगर उसको निकलना है तो उसको ईरान की कुछ शर्तें माननी ही पड़ेंगी। हाँ। नहीं तो जो पूरे वर्ल्ड का प्रेशर समय है वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे सारे। तो अमेरिका को बड़ा एक टाइट रोप वॉक करना पड़ रहा है इस समय, जो अमेरिका अपनी गलती से उस सिचुएशन में आ गया। जैसे अभी एपी सर ने बोला कि जो इनकी मिसकैलकुलेशन थी, स्टडी मिसकैलकुलेशन, कि ईरान उसको जो है वेनेजुएला की तरह टेक ओवर कर लेंगे और उनका कोई अपोजिशन नहीं है। दूसरी मिसकैलकुलेशन ये थी कि उनके पास जो भी मिसाइलें हैं वो अमेरिका तक तो आ नहीं सकती, तो आसपास किसी मुस्लिम देश को अटैक नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए हार ही जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। तीसरी, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। अगर सोचा भी होगा तो उनको लगा ऐसा दबाव नहीं बन पाएगा, और ईरान ने उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया है। अब पूरा वर्ल्ड हाहाकार कर रहा है। तो यूएसए इस समय ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरे विश्व को अपने से नाराज कर ले। तो अमेरिका का जो उनका एम था मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बिल्कुल मेक अमेरिका डाउन अगेन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसमें ट्रंप को ना चाहते हुए भी ईरान की कुछ शर्तों को मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक और बात, केवल देखिए, ईरान ने, शशांक शेखर साहब, ईरान ने स्ट्रैटेजिकली भी बड़ा, मैं कहूंगा, इस युद्ध को बहुत तरीके से लड़ा है। आप देखिए, पहले उन्होंने काइनेटिक फ्रंट पे अपनी मिसाइल, अपनी ड्रोन, अपनी म्यूनिशन
है ना, उसकी ताकत दिखाई। फिर उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिडिल ईस्ट का नुकसान पहुंचाया, अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, इंश्योरेंस मार्केट के क्या हाल है सब जानते हैं, फर्टिलाइजर्स ब्लॉकेट से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। लेकिन अभी थर्ड फ्रंट उन्होंने शुरू कर दिया साहब कि आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी हम हमला करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो भी यूएस बॉन्ड में निवेश करते हैं, जो भी देश या ले रहे हैं, वो भी हमारे लिए दुश्मन है, क्योंकि वो जो अमेरिका को पैसा दे रहे हैं उससे ईरान में वो विध्वंस मचा रहा है। अब मैं देख रहा था, जापान 1.1 ट्रिलियन यूएस ट्रेजरी डॉलर, चाइना $770 बिलियन, यूके $690 बिलियन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, कनाडा, कितने देशों ने वहां निवेश किया है। तो ये तो मतलब कहना मतलब है ईरान ने अमेरिका को चौतरफा बिल्कुल घेर के रखा हुआ है। कहीं से भी एग्जिट पॉलिसी इतनी आसानी से अमेरिका को मिलेगी नहीं जैसा ट्रम्प साहब सोच रहे हैं। जी, चार पिलर्स होते हैं किसी भी वॉर के लिए जब आप जाते हैं। पहला ऑफ कोर्स आपका एक मिलिट्री पिलर है, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि ईरान ने इतने टेक्निकली और स्ट्रैटेजिकली अच्छे तरीके से अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स यूज करी पहले 21 दिन, कि उन्होंने एक 20,000 के ड्रोन पे उनकी एक 1 मिलियन की मिसाइल लगवाई है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड उनका जो स्टॉक पाइल था वो सारे स्टॉक पाइल को डिप्लीट कर दिया है, क्योंकि एक ड्रोन्स इतने ज्यादा उन्होंने एम्प्लॉय करे इसमें कि जो अमेरिकन टॉमहॉक का पैट्रियट्स का जो इनके पास स्टॉक पाइल था उसको डिप्लीट बिल्कुल कम कर दिया है, जिसको रिकवर करने के लिए ये रिकूप टाइम चाहिए अमेरिका को, एटलीस्ट 5 to 10 डेज, जिसमें वो अपने स्टॉक पाइल को, अपने जो मिसाइल्स हैं उनको वापस से रिकूप कर सके। पहला दूसरा, जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो दूसरी होती है डिप्लोमेटिक वॉर। उन्होंने जितने यूएसए के साथी थे, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, हम यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, और चाहे हम नेटो कंट्रीज की बात करें, और चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, सब कंट्रीज को इतना परेशानी में डाल के उनको एलियनेट कर दिया, यानी कि यूएसए से अलग कर दिया उनको। इस समय कोई भी यूएस के साथ देने को तैयार नहीं है। सही कहा आपने। तो ये कूटनीतिक उनकी विजय है। पहले मिलिट्री विजय की बात करी, दूसरी कूटनीतिक विजय की बात करी, तीसरा होता है जो कि आप इंटरनल आप उनके दरारें डाल सकें उनके अपने देश में, जो कि हम पिछले कांग्रेस को जो ब्रीफिंग्स चल रही हैं उन ब्रीफिंग्स में हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कितने लोग उसमें से रिजाइन कर चुके हैं। वही मैं कह रहा हूं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मेरे पास समय कम है, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। ओवरऑल आप देखें कि लास्ट पॉइंट, मतलब ये चौथा स्तंभ जो होता है वो होता है फाइनेंशियल स्तंभ। हाँ, वो उसी पे अब उन्होंने निशाना शुरू कर दिया है ना। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो कह रहे हैं आप ले जाइए अपने शिप्स, लेकिन पेमेंट युवान में करना होगा। 2 बिलियन वो पर वेसल ले रहे हैं। आप सोचिए ईरान किस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं आप अतिथियों से निवेदन करूंगा कुछ पलों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एलपीजी लेकर 2 और जहाज भारत की तरफ आ रहे हैं। हॉर्मुज से निकलकर जगवसन पाइप गैस जहाज आ रहा है भारत, 26 से 28 मार्च के बीच भारत पहुंचेंगे। दोनों जहाज जगवसन 47,600 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है। 26 मार्च को कांडला कोट पहुंचेगा जगवसन। एक और बड़ा बयान सामने आया है, देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, तेल गैस की कोई किल्लत नहीं है। रिफाइनरीज पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। रिफाइनरियों ने घरेलू उत्पादन बढ़ाया है। बार बार सरकार ये कह रही है लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैं ये बताना चाहूँगी कि वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनिंग हब, और हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है दैट इज़ क्लोज टू 258 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। एक रिफाइनरी में कई तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और अभी जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है एलपीजी का, वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पहले पेटकेम प्रोडक्शन में जा रहे थे उनको हमने एलपीजी पूल में डाइवर्ट किया है, इसीलिए हमारा एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। सो एक्चुअली इट इज़ ऑन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। सो सेल्फ सफिशिएंसी तो नहीं है, इसीलिए हम आज भी बहुत इंपोर्ट करते आ रहे हैं, और इस क्राइसिस से पहले भी हमारा इंपोर्ट, जैसा आपने खुद ही कहा, 60% रहा है। बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच बहरीन का यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव।
हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव बहरीन ने पेश किया है। बहरीन के प्रस्ताव में हॉर्मुज में बल प्रयोग की बात कही गई है, यानी जो ग्राउंड ट्रूप उतारने की बात कर रहा है अमेरिका हॉर्मुज में कब्जे के लिए, उसी का प्रस्ताव यूएन में बहरीन ने रखा है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा पेश किया है। फ्रांस ने क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक मसौदा पेश किया है। इधर ईरान यूएस बातचीत को लेकर पेंटागन के पूर्व सलाहकार का बयान, ईरान पहले की तुलना में ज्यादा दबाव के साथ वार्ता में आ रहा है। ईरान अब भी हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान अफरा तफरी मचा सकता है। अट्ठाईस फरवरी के बाद से लेकर अब तक यानी इन 25 दिनों में किस तरह पल पल डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदलता रहा, किस तरह वे अपने बयानों के जरिए दुनिया को छकाते रहे। एक बार फिर उन्होंने बातचीत वाला पासा फेंका है। इसे किस नजर से देखा जा रहा है और क्या यह बताने के लिए काफी है कि ट्रंप को समझ में आ रहा है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। आप ईरान को वेनेजुएला मॉडल पे नहीं चला सकते और उसे झुकाना भी आसान नहीं है। क्या हॉर्मुज ने ट्रंप को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है? क्या हॉर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन के सामने आया है? कंफ्यूज है ट्रंप या फिर यह कोई उनकी सोची समझी कूटनीति है, या मैं कहूंगा कुटिल नीति है? ट्रंप का लुका छिपी वाला खेल इसीलिए रणनीति बेमेल। 25 दिनों में कितने बदले बयान, कितने बदले प्लान, कभी हां कभी ना। आज बताएंगे ट्रंप का सच क्या। 28 फरवरी 2026 यही वो दिन था जब ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से ऑर्डर दिया। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी समेत टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल फैक्ट्रीज, नेवल फोर्सेस सब कुछ रौंद दिया। पहले हफ्ते में ट्रंप का मूड था ऑपरेशन जल्द खत्म और 2 मार्च को बयान दिया, हमारा इरादा 4 से 5 हफ्ते तक का था, ये तो 1 घंटे में खत्म हो गया। असल में राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि ईरान भी वेनेजुएला की तरह निकला। आयतुल्ला अली खामेनी के खात्मे के साथ ही युद्ध भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले 1 हफ्ते में भी ये एहसास होने लगा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर बम बरसाते रहे, लेकिन ईरान हार मानने की बजाय मिडिल ईस्ट के 12 देशों से लेकर 1800 किलोमीटर दूर इजराइल पर मिसाइलें बरसाता रहा। ट्रंप ने फिर धमकी दी। युद्ध का हफ्ता बीता तो ट्रंप के सुर बदल गए। हालांकि उन्होंने दावा कर दिया कि ईरान की जमीन से लेकर आसमान तक की ताकत खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने बताया समंदर में भी अमेरिका भारी पड़ रहा है और ईरान की नेवी के जहाजों को डुबो दिया है। ट्रंप के इस बयान से लगा कि ईरान बस 24 घंटे के भीतर घुटनों पर आने वाला है। अमेरिका लगातार बताता रहेगा कि उसके हमले में IRGC की लीडरशिप का सफाया हो चुका है, ईरान की कमर टूट चुकी है। लेकिन इसी बीच आयतुल्ला खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। ट्रंप ने कहा अमेरिका की मर्जी के बगैर ईरान में कोई कबूल नहीं, बावजूद इसके ईरान पर कोई असर नहीं दिखा। इसी बीच ट्रंप ने एक नया दावा किया और कहा कि अमेरिका लड़ाई जीत चुका है। उधर हॉर्मुज में हाहाकार मच गया, दुनिया भर की तेल सप्लाई थमने लगी। ट्रंप दिलासा देते रहे युद्ध का क्या है, आज नहीं तो कल खत्म, बस इंतजार करो। लेकिन ईरान ने ना सिर्फ हॉर्मुज का रास्ता रोके रखा, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों में भी मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले जारी रखे। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया को ये समझ आ गया कि ये खेल तो लंबा चलेगा। एक तरफ से ट्रंप ने दावा करना शुरू कर दिया कि युद्ध अब खात्मे की कगार पर पहुंच चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। 3 हफ्तों के दौरान ट्रंप के 3 तरह के रंग दिखे, हर रंग में दुनिया तक अलग संदेश पहुंचा। पहला हफ्ता, ईरान आग से खेल रहा है, हम पूरी तरह तैयार हैं। दूसरा हफ्ता, ईरान में अब हमले के लिए कुछ भी नहीं बचा। तीसरा हफ्ता, ईरान के साथ बातचीत जारी है।
ये महज बयान नहीं थे, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जंग थी जिसमें ट्रंप खुद उलझते दिख रहे थे। दुनिया हैरान थी कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। इसी बीच ट्रंप को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि तेहरान की गलियां कराकस जैसी नहीं है। IRGC कोई आम आर्मी नहीं है, ये आयतुल्ला की फौज है। जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन और F-35 मार गिराने का दावा किया तो ट्रंप को समझ आ गया कि यहाँ सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि हार्ड पावर का मुकाबला है। सोमवार को ट्रंप ने एक बार फिर से बातचीत का कार्ड खेला। ये वही ट्रंप है जो कुछ दिन पहले ईरान को आतंकवाद का जनक कह रहे थे। दरअसल बातचीत की पेशकश कर ट्रंप ईरान उस स्थिति में लाना चाहते हैं जहां अगर बात ना बने तो वो पूरी दुनिया के सामने ईरान को अड़ियल साबित कर सकें, लेकिन बात बन जाए तो इस युद्ध से निकलना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये युद्ध डॉलर का हो चुका है जिसकी कीमत हर दिन $1 अरब है। सवाल है कि क्या ट्रंप पीछे हट रहे हैं या किसी बड़े तूफान के आने से पहले की ये खामोशी है। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपने बनाए चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं और किसी तरह वो आखिरी द्वार से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये 5 दिन पर्याप्त हैं इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, बेंजामिन नेतन्याहू को बातचीत की मेज पे कौन लेकर आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर AP सिंह साहब, एक इसका दूसरा पक्ष भी देख लेते हैं। हम इजराइल की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान का भी अगर आप देखेंगे, ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है साहब। जो खबरें आ रही है 70% उनके लॉन्चर्स तबाह हो चुके हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है, एयरफोर्स उनकी खत्म हो चुकी है, नेवी उनकी संक हो चुकी है, 504 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, उनके यहाँ इंटरनेट नहीं काम कर रहा है। इन परिस्थितियों में ईरान के पास फिर विकल्प क्या बचता है? बातचीत में टेबल के आने के बजाय क्या विकल्प बचता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आज ईरान की स्थिति को देखें तो राजनीतिक और सैन्य और आर्थिक तौर पे ईरान एक ब्रोकन स्टेट की कंडीशन में, क्योंकि 24 दिन तक लड़ाई चली है और जिस प्रकार के हमले अमेरिका और इजराइल की सेना ने किए हैं तो उनकी ड्रोन मिसाइल कैपेसिटी काफी हद तक कमजोर हो चुकी है और काफी हद तक गिरी भी है। लेकिन एक मेजर चैलेंज और मेजर कारण जो इस लड़ाई का था वो था कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेसिटी, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उनको पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड जो इस पूरी लड़ाई को देख रही है, लीड कर रही है, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं पेंटागन और जो उनका प्रेस ब्रीफिंग आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग्स में अभी इस बात की पूरी स्पष्टता नहीं है कि जो न्यूक्लियर चैलेंज, जो न्यूक्लियर थ्रेट ईरान में था, क्या उसको अमेरिका पूरी तरीके से खत्म कर पाया है। जहां तक बातचीत की बात है, ईरान भी चाहता होगा कि अब इस मामले पर बातचीत हो और कहीं ना कहीं सुलह निकले, लेकिन बातचीत की जो शर्तें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट नहीं है। एक जो ईरान ने वॉर रिपरेशंस की बात की, जो नुकसान हुआ है युद्ध में, साथ ही साथ उसने इस बात पर भी अमल दिया है कि जो आने वाले वर्षों में ईरान पर दोबारा हमले ना हो, इस प्रकार सुरक्षा गारंटी दी जाए। हाँ, तो मुझे लगता है सुरक्षा गारंटी और साथ ही साथ जो उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर भी उसको कुछ अधिकार दिए जाएं। जैसा कि जो उनके जो लीडर है मुर्तजा, उन्होंने पहले 3 शर्तों की बात की थी कुछ दिनों पहले। तो मुझे लगता है कि ईरान भी बातचीत की टेबल पे आना चाहता है। एक कमजोर राज्य की स्थिति में, बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चाह रहा है कि ये बातचीत ऐसी शर्तों पर हो जिससे आने वाले वर्षों में ईरान को बहुत अधिक नुकसान ना हो और पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान एक अपनी रीपोजिशनिंग कर सके। साथ ही साथ अमेरिका को भी ये मैसेज दे सके कि हम पूरी तरीके से कमजोर नहीं पड़े और हमने आपको एक चुनौती और एक मिलिट्री और पॉलिटिकल चैलेंज दिया है। अब एक बात और आती है, एयर कमोडोर SP सिंह, अब एक तरफ ट्रंप साहब ने कहा कि साहब हम 5 दिन का टाइम ले रहे हैं, 5 दिन की मोहलत देते हैं, हम उनके एनर्जी सेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनके ग्रिड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ये अमेरिका इजराइल मिलकर उनके ग्रिड पर हमला करेगा वो वापस वही काम करेंगे जो मिडिल ईस्ट में आकर। तो सबसे बड़ी बात है, कल भी आप देखिए इजराइल ने अपने हमले जारी रखे, खुर्रमाबाद में हमला किया, तबरीज में हमला किया, इस्पाहान में हमला किया, कर्ज पे हमला किया, आवाज और बंदार अब्बास में हमला किया। सबसे बड़ी चुनौती तो एक और है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कौन रोकेगा, क्योंकि वो कह चुके अभी हमारे लक्ष्य कुछ बचे हुए हैं। देखिए, मेरा असेसमेंट जो है, पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ट्रंप जो है, ही इज अ मैन इन हरी। वो शायद हर चीज वो चाहते हैं कि आज ही सॉल्व करते हैं, गरम गरम खिचड़ी खाने की आदत है, उसमें वो अपना मुंह जला बैठते हैं। तो मेन जो चीज है कि वो चाहते हैं हर दिन, आप टैरिफ के टाइम देखो उन्होंने क्या किया, टैरिफ अंधाधुंध लगाई, उसके बाद हमेशा जो महीने का 15 दिन का टाइम देते हैं, रिवाइज करेंगे
और वो बढ़ाते चले गए, उस मियाद को बढ़ाते चले गए। तो ये उनका स्टाइल है। तो ये जो 5 दिन आप बोल रहे हैं, अभी अगर इसमें बातचीत ना हुई तो 5 दिन के लिए और बढ़ जाएगी, अगर 10 दिन के लिए बढ़ जाएगी। धीरे धीरे एक स्टेप बैक लिया जाएगा। और ये दोनों तरफ मान के रखते हैं। प्रोफेसर एपी ने बताया भी कि ईरान भी इस बात को समझ चुका है कि उसको टेबल पे आना ही पड़ेगा, और सेम चीज है अमेरिका भी समझ चुका है। अमेरिका के ऊपर पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम देशों का प्रेशर है कि इसको आप युद्ध को रोकिए। तो ये तो उसका जो स्थिति है, ये मेरे हिसाब से शायद अगर बातचीत पूरी ना हुई, थोड़ी भी शुरुआत हुई, तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और ये होने वाला है। ओके, दूसरी बात है, इजराइल को कौन रोकेगा? इजराइल को तो मेरे हिसाब से, मेरा जो असेसमेंट है, ये जानबूझ के इजराइल को अमेरिका ने रोका नहीं है। क्योंकि जब अमेरिका ये बात कर रहा है कि अब हम जो बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत ईरान की तरफ से आया, जो भी उन्होंने अपने एक फेस सेविंग के लिए बोला है, तो इजराइल को भी उसी बात, क्योंकि दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं, दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, सेम टारगेट है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक देश जो है अपनी फायरिंग कर रहा है और दूसरा देश कह रहा है बातचीत करें? ये हो नहीं सकता। तो मुझे ये लगता है इजराइल को एक अलग साइड से बोल दिया गया, तुम अपने थोड़े अटैक जारी रखो ताकि ईरान पर प्रेशर बना रहे। बिल्कुल सही आपने कहा, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। एक तरफ आपने कहा हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल से कहा आप हमला जारी रखो। लेकिन सवाल ये है शशांक शेखर साहब, एक ना राहत इंदौरी साहब ने बड़ी अच्छी पंक्तियां बोली हैं, मुझे लग रहा है बड़ी सटीक बैठती हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप सोचिए, आज फेड ने कह दिया कि साहब आपका इन्फ्लेशन बढ़ने जा रहा है, आपकी जो आपकी साख है वो लगातार गिरती जा रही है, टैरिफ में आपको आपकी सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है, एप्स्टीन फाइल्स में आप घिरे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात मिड टर्म इलेक्शन में आपका क्या होने जा रहा है वो समय ही बताएगा। और आपके अंदरूनी जो आपके सलाहकार थे, आपके ऑफिसर्स थे, जो आपके इंटरनल सिस्टम का हिस्सा थे, वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो जो अपने सिंह साहब ने कहा कि हड़बड़ी तो मचाएंगे ट्रंप, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, इससे किसी तरह बाहर निकलना है। जी देखिए, किसी भी देश के लिए और स्पेशली यूएसए के लिए, जो कि इतना बड़ा सुपर पावर रहा है इतने साल तक, एटलीस्ट दिखाते रहे हैं हमें, कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले, किसी तरीके की लड़ाई शुरू होने से पहले काफी कुछ वॉर गेमिंग कई लोगों ने सोच विचार करे होंगे, कई एडवाइजर्स ने उनको एडवाइस किया होगा, पर कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है इस बारे में। और शायद ये अंदाजा नहीं था कि स्ट्रैटेजिकली और मिलिटरीली ईरान जो है अपने आप को इतने अच्छे से तैयार करके बैठा है। उन्हें लगा शायद पहले सिर्फ टॉप लीडरशिप को 40 लोगों को मारने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि ईरान कई सालों से इजराइल और यूएसए को पढ़ रहा था, उनकी मंशाएं समझ रहा था, पिछले साल 12 दिन की लड़ाई के बाद अभी ये टेबल पर बैठे थे, अभी ये बातचीत चल रही थी, जिसके बीच में ये लड़ाई अचानक शुरू कर दी गई। तो वो ऐसे कैसे भरोसा करेंगे इमीडिएटली ट्रंप की किसी भी बात पे? और सही कहा, ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ बहुत बड़ा 200%। और इसमें सिर्फ एक ही इलाज है इसका, जो अगर मैं डिप्लोमेटिकली सोचता हूँ, सिर्फ एक इलाज है, कोई ट्रस्ट वर्दी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आपस में एक लीग बनाकर अगर ये कोई समझौते की बात दोनों तरफ से करें। बिल्कुल सही कहा आपने शशांक शेखर साहब, बिल्कुल सही कहा। एक बहुत संक्षेप में एपी सिंह साहब से मैं एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा, समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। सिंह साहब, आपको लगता है ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि दुनिया का चौधरी, सबसे मजबूत राष्ट्र हर लिहाज से, उसका राष्ट्रपति जो कह रहा है, दुनिया उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि 5 दिन के बाद ये आके कह दे, वो मजाक में कहते ना कैसे लगा मेरा मजाक, तो कोई उन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये मतलब ये पूरी अमेरिका के लिए कैसी परिस्थितियां हैं इस समय? जी हाँ, बिल्कुल। अगर अमेरिकी विदेश नीति को देखें तो ट्रंप सरकार के समय जिस प्रकार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और जिस प्रकार की सेंसेशनल डिप्लोमेसी सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं ट्रंप सरकार, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नहीं है। एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट को जो है, एक रेस्पॉन्सिबल पावर को एक रेस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी का भी परिचय देना चाहिए। तो ट्रंप सरकार उसमें पूरी तरीके से कमजोर साबित हुई। आपने देखा भारत के मामले में भी उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी की। तो ऑपरेशन ईरान की लड़ाई से उन्हें मैसेज लेना चाहिए कि अपनी कूटनीति और अपनी मिलिट्री नीति को सीरियस। सर, मुझे नहीं लगता ये लोग अपनी गलतियों से कहीं सीख लेते हैं। आपने खुद ही कहा, वियतनाम का आप देख लीजिए, आप
अफगानिस्तान का देख लीजिए, इराक का देख लीजिए, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी है उतना तो पैसा ये केवल इराक पे अपना बर्बाद कर चुके हैं। और यहां कितने वॉर का कॉस्ट आप देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लाइमेट चेंज के लिए जो आपको पैसा देना उसको देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों की जान लेने के लिए आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। बहरहाल ये बड़ी हथियार लॉबी का खेल है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। मैं आप अतिथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप न्यूज नेशन के मंच पे आए, आपने महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए, बहुत धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।